बिन फेरे हम तेरे। बिटिया परिधि। जी पापा, अभी आई। क्या कर रही है बिटिया? पापा बस खाना बनकर तैयार है, बस खाना लगाने जा रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद तूने कितने अच्छे से संभाला। जब तू चौथी कक्षा में थी तब तेरी माँ चली गई और तूने अपने दोनों भाई बहन को बड़ी बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह उन्हें पाला है। ओहो पापा, आप फिर शुरू हो गए। बेटा एक बात करनी थी तुझसे। सुमित आया था, बचपन का दोस्त है तेरा और कितने समय से तू नौकरी भी कर रही है। सुमित ने भी कितना सहारा दिया। सुमित कल शादी की बात करने आया था। अच्छा, उसने मुझे बताया नहीं पापा, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारा जवाब ना ही होगा। तो फिर करने क्या आया था यहाँ पर? परिधि तेज आवाज़ में बोली। उसको पता है कि जब तक मेरे भाई बहन सेटल नहीं हो जाते तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। पर रघु अभी इंजीनियरिंग कर रहा है और सिया भी मेडिकल की तैयारी कर रही है। यह टाइम सही है बेटा शादी करने का। नहीं पापा, वह इंतज़ार कर सकता है तो करे, और उसे इंतज़ार नहीं करना है तो वो आज़ाद है। मैंने उससे किसी बंधन में नहीं बांधा और ना ही मैंने उससे कोई ऐसा वादा किया है शादी का। मैं जानता हूँ कभी उसने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मुझसे आईआईटी करके बहुत बड़ी कंपनी में लगा है। उसके माता पिता का बहुत बड़ा दबाव है उस पर शादी का। पापा खाना ठंडा हो गया है, यह बातें हम फिर करेंगे। तू मानेगी नहीं। पापा चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है। और उस दिन परिधि के पापा रात को सोए और फिर सुबह उठ ही ना पाए। शायद हार्ट अटैक बताते थे डॉक्टर। अब तो जैसे परिधि पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। सुमित उसकी जी जान से सहायता कर रहा था। वह जानती थी कि सुमित के बिना वह कितनी अधूरी है। उसका एक कदम भी सुमित के बिना नहीं हो सकता। सुमित ने बहुत समझाया कि शादी के बाद दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। अब तो अंकल भी नहीं रहे, पर परिधि मानने को तैयार ही नहीं थी। सुमित ने आखिर अपने माँ बाप के दबाव में शादी के लिए हाँ बोल दी। परिधि कितना रोई थी, आंखें लाल हो गई थी। सुबह सुबह उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही खत्म हो गई थी। ना उठ पा रही थी। उठने का मन ना होते हुए भी दोनों के लिए रोती रोती खाना नाश्ता सब कर रही थी। दीदी यहाँ बैठो। रघु और सिया ने परिधि का हाथ पकड़ के नीचे बिठा दिया। दीदी आपको कितना समझाया था, सुमित जैसा कोई लड़का नहीं हो सकता। आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। अब भी समय है दीदी। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। नहीं, अगर मेरी शादी से तुम्हारे करियर पर कोई प्रभाव पड़ा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं सुमित के बिना रहने की आदत डाल लूँगी। दीदी बहुत मुश्किल होगा, बचपन से वह आते जाते हैं। अब उसकी शादी हो जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। पता नहीं उनकी वाइफ कैसी आएगी, फिर आप दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। कुछ भी हो। और फूट फूट कर परिधि रोने लगी। जिंदगी ने कितनी बड़ी परीक्षा ली दीदी की। बचपन से ही माँ बन के पाला और उन्हें ही हम दोनों खुशी नहीं दे पा रहे। सिया ने रघु की तरफ देखते हुए कहा। उधर सुमित भी दबाव में आकर शादी कर रहा था। वह एक पल को भी प्रिया को अपना नहीं बना पा रहा था। उसके दिमाग में केवल परिधि थी। प्रिया को सब पता थी। प्रिया एक दिन परिधि के घर आई। जी नमस्ते, मैं प्रिया। आप परिधि हैं ना? जी मैं आपको नहीं जानती, परिधि ने कहा। मैं सुमित की पत्नी, आपके बचपन के दोस्त की। परिधि को तो जैसे चक्कर आ गया था। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। संभालते हुए अपने को परिधि बोली। शुभकामनाएं शादी की। आओ बैठो। आपके बारे में मुझे पता है कि आपकी शादी सुमित से होने वाली थी और आपने अपनी परिस्थितियों की वजह से सुमित को ना कर दी। वो सब बातें भूल जाओ।
मेरी जिम्मेदारियां निभा लूँ मैं। अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं, बस एक वादा कि आप सुमित को मना लोगी कि वह आपकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी पत्नी की तरफ लगाएं। यह तुम क्या कह रही हो? सुमित ने ऐसी मेरे साथ कभी भी कोई कोशिश नहीं की कि उसने बड़ी बड़ी बातें मुझसे की हों, कोई डायलॉग सुनाया हो। हम खामोशी समझते थे बस एक दूसरे की। प्रिया ने कहा, पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरापन चल रहा है, कुछ मन में उथल पुथल। पूरी तरह से वह खुश नहीं है शादी करके मुझसे। समय लगेगा। उसने मुझे अपने मन से मान लिया था और परिस्थितियां ऐसी थीं कि मैंने भी तो अपने मन को मना लिया है। उनको भी मनाना होगा। प्रिया, मैं आपको अब मिलना नहीं चाहती, तुम्हारी प्यारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती। तुम उसे लेकर दूर शहर कहीं चले जाओ। ना रहेगा ना उसका ध्यान आएगा। और खूब सारी बातें करके प्रिया को भेज दिया और सुना कि सुमित चला गया शहर छोड़कर। रो रो कर आँखें थक गईं, आंसू भी सूखने लगे थे परिधि के। परिधि ने सुमित के लिए मान लिया, बिन फेरे हम तेरे। सोच लिया, बस सुमित को मान लिया था पति। उसी की यादों के साथ जीना था। समय बीतता गया। सिया डॉक्टर बन गई थी और परिधि अपनी वह साधारण सी नौकरी में अपने को व्यस्त रखती। कोई ताजगी नहीं थी उसके जीवन में, पर वह सुमित को कभी भुला नहीं पा रही थी। उसकी डायरी में रखा एक सुमित का फ़ोटो, उसी के सहारे वह जी रही थी। और उस पर डायरी पर एक पहली लाइन थी, बिन फेरे हम तेरे। अब तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। ऐसे समय गुजरता चला गया। रघु की शादी सुरभि से हो गई और उसके बच्चे हो गए। शिया की भी शादी हो गई और वह विदेश में जाकर सेटल हो गई। परिधि को रघु बहुत बुलाता कि थोड़े दिन के लिए मुंबई आ जाओ, पर वो कुछ न कुछ कहकर टाल देती थी। अब की बार रघु ने टिकट भेज दिए थे। दीदी, आपको आकर रहना ही होगा। और परिधि सारे रास्ते सुमित का ध्यान करते हुए आई कि काश मेरी भी शादी हुई होती तो मैं आज सुमित के साथ अपने भाई बहन के घर जा रही होती। फिर एकदम से मन में झटका और असल ज़िंदगी में वापस आ गई। मैं क्या सोच रही हूँ? सुमित की शादी हो चुकी है। कैसे कैसे ख्याल आते हैं। रघु बहुत खुश था। सुरभि भी बहुत प्यार से नंद को एक सास की तरह से रखती थी। दोनों ननद भाभी बहुत प्यार से रह रही थी। एक दिन परिधि को चक्कर आया और डॉक्टर ने सलाह दी कि शायद मानसिक तनाव की वजह से इनको ऐसा हुआ है। ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। इनको थोड़ा पार्क में, कुछ हरियाली ऐसी जगह ले जाओ जिससे इनको थोड़ी सी खुशी मिले। अब रघु, प्रिया अक्सर शाम को ऑफिस से आने के बाद परिधि को पार्क में ले जाते। दिन भर परिधि घर का काम करती, क्योंकि वह 1 महीने की छुट्टी लेकर जो आई थी। रघु की पत्नी भी नौकरी करती थी। कुछ दिन तो वह दोनों आते थे, पर समय ना मिलने के कारण परिधि अकेले ही टहलने पार्क में आ जाती। एक दिन अचानक उसकी नज़र एक बराबर के बेंच पर एक व्यक्ति की तरफ से कुछ सफ़ेद बाल, चेहरा बिल्कुल सुमित जैसा लग रहा था। बेचैनी सी हो गई, बिना देखे रह नहीं पाई और सोचा कि एक सामने से निकलकर देखती हूँ कि सुमित ही है क्या। वह पुरानी सारी यादें दिमाग में 1 सेकंड में दौड़ गईं। दिल ज़ोर ज़ोर से घबराने लगा। अगर सुमित हुआ तो? पर उसके साथ कोई भी नहीं है, अकेला पार्क में क्यों बैठेगा। जैसे ही पहुंची तो वह सुमित ही था। सुमित उसको देखते हुए साथ ही एकदम से खड़ा हुआ। पर परिधि, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? परिधि, तुम मुंबई में कैसे? कितने सालों बाद हम मिले हैं परिधि।
इतनी अच्छी दोस्त थी तुम हमारी। बैठो ना, मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ। और परिधि की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसके पास मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस आंसू पोंछे जा रही थी। सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और एकदम से उसके चेहरे से हटा दिया। कैसे हो सुमित? रघु के घर आई थी, बहुत दिनों से बुला रहा था। तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है? सुमित शांत बैठ गया। परिवार रहा ही नहीं, हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। प्रिया का बहुत इलाज करा रहे थे, पर कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ छोटी सी सर्जरी से उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया और वह बच नहीं पाई। मुझे छोड़कर तुम भी चली गई थी और वह भी चली गई। यह क्या कह रहे हो सुमित? प्रिया कितनी अच्छी थी, कितना प्यार करती थी तुम्हें, तुमने बताया भी नहीं। क्या बताता, तुम तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती थी। फिर जब कुछ रहा ही नहीं था तो फिर बताने का भी क्या फ़ायदा। बस कभी कभी जब मन परेशान होता है तो इस पार्क में आ जाता हूँ। चलो, मेरा घर पास ही है और कॉफ़ी पीते हैं। सुमित को घर ले आई और सुमित कभी कभी चाय पीता। साथ में रघु और सुरभि बहुत खुश थे कि दीदी भी खुश है। उनको बचपन का जो साथी मिल गया था। एक दिन सिया अपने परिवार के साथ आ गई। इतना बड़ा सरप्राइज़, हम सब साथ कितने सालों बाद। और सुमित भी था। पुरानी बातें हंसी मजाक की चलती रहीं, बचपन से और बड़े होने तक। तभी रघु ने कहा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिया को बुला लिया है। सुमित, आपके साथ जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है, पर पूरी ज़िंदगी अकेले रहने का कोई मतलब नहीं बनता और दीदी भी अकेली हैं। परिधि ने डांटा, यह तू कैसी बातें करने लगा है? पुरानी बातों को दोहराने से क्या फ़ायदा? अब मेरे मन में सुमित के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तुम्हें समझना होगा। बहुत समय बीत चुका है, वक्त बहुत पीछे छूट चुका है। कैसी बातें करती हो दीदी? सब जानते हैं आपकी नज़रों में आज भी सुमित के लिए वही जगह है जो आपने हम दोनों को पालने की वजह से उनके साथ अन्याय किया। और देखो, भगवान को क्या मंजूर था, आप दोनों मिले। देखो, प्रिया को गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं। सुमित ने कहा, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, पर हमें पता है। रघु ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर मानते नहीं शादी करने के लिए। इतने में सुरभि परिधि की डायरी लेकर आ गई। माफ़ करना दीदी, मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके आने की खुशी के लिए मुझे आपके अंदर की बातें जानना चाहती थी। ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। सुमित जी, ये लीजिए दीदी की डायरी। परिधि ने कांपते हाथों से डायरी छीननी चाही, पर सुरभि ने सुमित को पकड़ा दी। परिधि रोए जा रही थी। सुमित ने कहा, परिधि, आज भी तुम मुझे पसंद करती हो। यह क्या लिखा है तुमने? बिन फेरे हम तेरे, यानी तुमने मुझे अपना मान रखा है। ओहो परिधि, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये सब पुराना लिखा है, परिधि ने कहा। फिर फाड़ा क्यों नहीं? बस और कुछ नहीं बोली परिधि, सुमित ने कहा। परिधि नीचे नज़रें झुकाए हुए चुप थी। रघु सिया एक साथ बोले, बस एक दूसरे के जीवन साथी बन जाइए और कुछ भी नहीं चाहिए। और परिधि का हाथ सुमित के हाथ में दे दिया। आज हम बहुत खुश हैं दीदी आपके लिए। सुमित से अच्छा आपके लिए कोई भी जीवन साथी नहीं हो सकता था। अब बस वह डायरी में से वह लाइन हटा देना, बिन फेरे हम तेरे। कल ही आपके फेरे होंगे और आप सुमित भैया की दुल्हन बनेंगी। सुमित ने परिधि को गले लगा लिया और सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा कि समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त रहते अगर कुछ फैसले ले लिए जाएं तो बाद में पछतावा नहीं होता।
कुछ फैसले जीवन में समय पर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ हर किसी को सेकंड चांस नहीं देती, जैसा कि परिधि को मिला। तो दोस्तों, ऐसे ही दिल को छू लेने वाली मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, मनमोहक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही कहानियों के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।